हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं एक महान गणितज्ञ की, जिसने भारत को जीरो और अन्य चीज़ें दी। जो चलिए जानते हैं उनके बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कामेश योगी और आप देख रहे हैं इंटरनेशनल बायोग्राफी। आर्यभट्ट के जन्म के संबंध में कोई ठोस प्रमाण तो उपलब्ध नहीं है, परंतु कहा जाता है कि भगवान बुद्ध के समय अकस्मात देश के कुछ लोग मध्य भारत में नर्मदा नदी और गोदावरी नदी के बीच बस गए। ऐसा माना जाता है कि आर्यभट्ट के जन्म भी इसी ईसा पूर्व 476 में इसी स्थान पर हुआ था। एक मान्यता है के अनुसार आर्यभट्ट का जन्म बिहार में पटना में हुआ था, जिसका नाम प्राचीन में पाटलिपुत्र था, जिसके समीप स्थित कुसुमपुर में उनका जन्म माना जाता है। इस संबंध में इतिहासकारों के पास पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु ये स्पष्ट है कि आर्यभट्ट अपने जीवन काल में किसी समय उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु कुसुमपुर अवश्य गए थे, जो कि उस समय उच्च शिक्षा हेतु प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। आर्यभट्ट ने गणित एवं खगोल शास्त्र पर अनेक रचनाएं की, जिनमें से कुछ रचनाएं विलुप्त हो चुकी हैं, परंतु आज भी कई रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। यह आर्यभट्ट की एक गणित रचना है, जिसमें अंकगणित, बीजगणित, त्रिकोणमिति का स्मृति वर्णन है। साथ ही इसमें सशक्त भिन्न द्विघात समीकरण, ज्यायों की तालिका, घात श्रृंखलाओं का योग आदि भी शामिल हैं। आर्यभट्ट के कार्यों का वर्णन मुख्यतः इसी रचना से मिलता है। संभवतः इसका यह नाम भी स्वयं आर्यभट्ट ने नहीं, बल्कि बाद में समीकरणों को ने रखा था। भास्कर प्रथम, जो आर्यभट्ट के शिष्य थे, वे इस रचना को अकस्मात तंत्र कहते थे। सामान्य रूप से इसे आर्य शत अष्ट भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें 108 छंद श्लोक हैं। यह बहुत ही सार गंभीर रूप में लिखा गया सूत्र साहित्य है, जिसकी प्रत्येक पंक्ति प्राचीन जटिल प्रथाओं का वर्णन करती है। यह रचना, जो कि 108 छंदों एवं 13 परिचयात्मकों छंदों से बनी है, और यह 4 पदों अथवा अध्यायों में विभक्त है। ये अध्याय निम्नलिखित में से एक है: गतिका पद, गणित पद, कलाक्रिया पद, गोल पद। आर्यभट्ट की रचना पूर्ण रूप से उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके विशेषों में अनेक खगोल उपकरणों के उपयोग का वर्णन मिलता है, जैसे शंकु यंत्र, छाया यंत्र, बेलनाकार यंत्री, छत यंत्र, जल घड़ी, कोण माणी उपकरण आदि बहुत सारे हैं। इस रचना में सूर्य सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। सूर्य सिद्धांत में सूर्योदय की अपेक्षा की जाती है, और इसमें अर्ध रात्रि गणना का उपयोग भी किया जाता है। आर्यभट्ट द्वारा गणित एवं खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनेक पंक्तियाँ लिखी गई हैं। आर्यभट्ट ने पाई के मान की खोज की। इसका वर्णन आर्यभट्ट के गणित 10 में मिलता है। 100 में 4 जोड़े, फिर 8 से गुणा करें, और फिर 62,000 जोड़े और 20,000 से भागफल निकालें। इससे प्राप्त उत्तर पाई का मान होगा। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, जो कि गणित की सर्वश्रेष्ठ खोज है, जिसके अभाव में गणित असंभव होती, क्योंकि किसी संख्या के आगे शून्य लगते ही उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है।
उन्होंने ही सर्वप्रथम स्थानीय मानक पद्धति के बारे में जानकारी दी। आर्यभट्ट के गणित पद 6 में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कही गई है। आर्यभट्ट ने कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस का भी विवेचन किया है, जिससे उन्होंने अर्ध-ज्या नाम दिया है। सरलता में इसे ज्या कहा जाता है। आर्यभट्ट के खगोल शास्त्र के सिद्धांत को सामूहिक रूप से अदुयाका सिस्टम से कहते हैं। इनके बाद की कुछ रचनाएं में पृथ्वी के परिक्रमा की बात कही गई है और उनका यह भी मानना था कि पृथ्वी की कक्षा गोलाकार नहीं अपितु धृतवृत्ताकार है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति किसी नाव या ट्रेन में बैठा है और नाव या ट्रेन जब आगे बढ़ती है तो उसे वृक्ष, मकान आदि वस्तुएं पीछे जाती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इसी तरह गतिमान पृथ्वी पर से स्थिर नक्षत्र भी विपरीत दिशा में जाते दिखाई देते हैं। हमें ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और इसकी यह गतिशीलता यह भ्रम उत्पन्न करती है। आर्यभट्ट ने यह तथ्य स्थापित किया कि पृथ्वी में अपने अक्ष पर नियंत्रित रूप से घूमती रहती है और यही कारण है कि आकाश में तारों की स्थिति बदलती रहती है। यह तथ्य उसके बिल्कुल विपरीत है कि आकाश घूमता है। इसका वर्णन उन्होंने आर्यभट्ट में भी किया है। हिंदू मान्यता के अनुसार राहु नामक ग्रह द्वारा सूर्य और चंद्रमा को निगल जाने के कारण क्रमशः सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। आर्यभट्ट द्वारा इस धारणा को गलत सिद्ध किया है और उन्होंने इस सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक ढंग से वर्णन किया है। उन्होंने ये बताया है कि चांद एक अन्य ग्रह सूर्य प्रकाश के परावर्तित होने के कारण प्रकाशमान होते हैं। वास्तव में उनका मानना है कोई प्रकाश नहीं होता। आर्यभट्ट ने स्पष्ट किया कि ये ग्रहण नामक घटना पृथ्वी पर पड़ने की वाली छाया के अथवा पृथ्वी पर छाया पड़ती है उसके कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा करती है। सूर्य की भी परिक्रमा करता है और इस दौरान जब पृथ्वी और सूर्य के बीच जब चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के बीच में आने से सूर्य का उतना हिस्सा छुप जाता है और वह हमें काला या प्रकाशहीन दिखाई देता है और यह घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। चूँकि चंद्रमा अपने अक्ष पर घूमते हुए पृथ्वी की परिक्रमा के साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करता है और इस दौरान सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई चंद्रमा पर पड़ती है और वह सूर्य प्रकाश प्राप्त नहीं कर पाता और यह घटना चंद्र ग्रहण कहलाती है। पृथ्वी की छाया जितनी बड़ी होती है ग्रहण भी उतना ही बड़ा कहलाता है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिक्रमा का बिल्कुल उचित समय और ज्ञात किया है। यह अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा प्रतिदिन 24 घंटों में नहीं बल्कि 23 घंटों 56 मिनट और 1 सेकंड में पूरा कर लेती है। इस प्रकार हमारे एक साल में 365 दिन 6 घंटे और 12 मिनट और 30 सेकंड होते हैं। आर्यभट्ट ने लगभग 1,500 साल पहले ही ज्योतिष विज्ञान की खोज कर ली थी, जब इतने उन्नत साधन एवं उपकरण भी उपलब्ध नहीं कर पाते। आर्यभट्ट द्वारा रचित आर्यभट्टीय का उपयोग आज भी हिंदू पंचांग में किया जाता है। गणित और खगोल शास्त्र में उनके अतुलनीय
योगदान को देखते हुए भारत के प्रथम उपग्रह का नाम उन्हीं के नाम पर आर्यभट्ट रखा गया। आर्यभट्ट ने दशमलव प्रणाली का निर्माण किया। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की भी रचना की। 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट ने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना की, जिसकी उपयोगिता एवं सफलता को देखते हुए तत्कालीन राजा बुद्धगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का प्रमुख बना दिया। आर्यभट्ट ने बिहार के तेलंगाना जिला क्षेत्र में सूर्य मंदिर में एक निरीक्षकशाला की स्थापना की। विद्वानों के अनुसार अरबी रचनाएं अल-नफ्त और अल-नफ़्न आर्यभट्ट के कार्यों का ही अनुवाद है। आर्यभट्ट ने अंकों को दर्शाने के लिए कभी भी ब्राह्मी लिपि का उपयोग नहीं किया, जो कि वैदिक समय से सांस्कृतिक प्रथा के अनुसार चले आ रहे थे। उन्होंने सदैव ही अल्फ़ाबेट्स ही प्रयोग किए। इस प्रकार आर्यभट्ट हमारे देश के महान गणितज्ञ, ज्योतिषी एवं खगोल शास्त्र थे, जिनका कई क्षेत्रों में महान योगदान रहा। एक महान बनने के लिए महान चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है, आपकी सोच महान होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।